ये है नेपाल, दुनिया की छोटी सी लेकिन सबसे खूबसूरत जगह, जहाँ पहाड़ आसमान को छूते हैं जैसे कोई दास्तानों के मेले हों, जहाँ हवा में एक अलग ही जान होती है। ये वो जगह है जहाँ नेचुरल ब्यूटी और पुरानी संस्कृति का एक ऐसा मिलन होता है कि दिल खुश हो जाता है। बट आजकल इस परियों जैसी जगह की कहानी में कुछ और ही सीन्स दिख रहे हैं। पॉलिटिकल ड्रामा, इकोनॉमिक क्राइसिस और आलसी गवर्नमेंट, ये सब मिलकर नेपाल को एक ऐसे डीप क्राइसिस में डाल रहे हैं जिसे निकलना मुश्किल हो रहा है। और क्या है इस सब के पीछे? क्या है ये पॉलिटिकल डंडा? क्यों इतनी बार बदलती है सरकार? और सबसे इम्पोर्टेंट, इसका इंडिया पर क्या असर हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव लेने वाले हैं नेपाल की क्राइसिस की गहराई में। सो बकल अप एंड लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले ये समझते हैं कि हम आज क्या कवर कर रहे हैं। नंबर 1, नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री, थोड़ी शॉर्ट में। दूसरा, 2015 का अर्थक्वेक और उसके आफ्टर इफेक्ट्स। तीसरा, द बिग वन, 2015 की नई कॉन्स्टिट्यूशन और उसके अंदर की कंट्रोवर्सी। चौथा, इंडिया नेपाल की रिलेशंस का रोलर कोस्टर राइड। और आखिर में आज की इकोनॉमिक क्राइसिस और नेपाल का फ्यूचर क्या है। नेपाल एक ज़माने में एक शांत स्टेबल मोनार्की हुआ करता था, लेकिन 1996 में एक सिविल वार शुरू हुआ। एक तरफ था किंग और उसकी आर्मी, दूसरी तरफ थे माओइस्ट रिबेल्स। यह लड़ाई पूरे 10 साल चली, 16,000 लोग मारे गए। आखिरकार 2006 में पीस एग्रीमेंट हुआ और 2008 में मोनार्की ख़त्म हुई। नेपाल एक सेक्युलर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। असली कहानी 2015 में शुरू होती है। 2015 में एक डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आया जिसने पूरे देश को हिला के रखा। उसी साल नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लेकिन इसी नए कॉन्स्टिट्यूशन ने नया अर्थक्वेक पैदा कर दिया, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। प्रॉब्लम क्या थी? नेपाल के साउथ में एक एरिया है जिसे तेराई या मधेश कहते हैं। यहाँ के लोग मधेसी कल्चरली और फिजिकली दोनों तरह से इंडियन से बहुत मिलते जुलते हैं। उनका कहना था कि नए कॉन्स्टिट्यूशन में उनको इक्वल राइट्स नहीं दिए गए, जिससे लाखों लोग स्टेटलेस हो सकते थे। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूशंस की बाउंड्री ऐसी सेट की गई थी कि पहाड़ वालों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिल रही थी, प्लेन्स में रहने वालों को कम। उन्होंने कहा कि वो सेकंड क्लास सिटीजन नहीं बनेंगे और उन्होंने स्टार्ट किए मैसिव प्रोटेस्ट्स, बंद, ब्लॉकेड, सब कुछ। अब यहाँ आता है इंडिया का रोल। नेपाल का 60 से 70% ट्रेड इंडिया के थ्रू होता है। बॉर्डर पर प्रोटेस्ट शुरू हुए और सप्लाई लाइन्स पूरी तरह ब्लॉक हो गई। पेट्रोल, डीजल, गैस, मेडिसिन सब कुछ अटक गया। नेपाल की गवर्नमेंट और मीडिया ने इंडिया पर ब्लेम करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इंडिया सीक्रेटली इन प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है और अनऑफिशियल ब्लॉकेड इम्पोज कर रहा है ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करवाया जा सके। इंडिया ने हमेशा डिनाई किया। इंडिया ने कहा कि ट्रक ड्राइवर्स अपनी सेफ्टी को लेकर डर रहे हैं, वो अंदर नहीं जा पा रहे हैं और ये इंडिया का ऑफिशियल ब्लॉकेड नहीं है। लेकिन चाहे जैसा भी हो, रिजल्ट वही था। नेपाल लिटरली स्टैंड स्टिल पर आ गया। लोगों को घर में खाना बनाने के लिए फायरवुड यूज़ करना पड़ा। इकोनॉमी गिरने लगी और इंडिया नेपाल रिलेशनशिप्स ऑल टाइम लो पर आ गई। इस क्राइसिस ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का। आज तक का हिसाब लगाओगे तो 2008 के बाद नेपाल में 10 से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। कोई भी सरकार अपने 5 साल का टर्म पूरा नहीं कर पाती है, क्योंकि यहाँ पॉलिटिक्स अब एक कॉम्प्लिकेटेड गेम और म्यूजिकल कोरस बन गया है। नेपाल में 3 मेजर पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी UML, कम्युनिस्ट पार्टी माओइस्ट सेंटर और नेपाली कांग्रेस। इनमें से कोई भी 2 मिल जाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, लेकिन फिर कुछ महीने बाद लड़ाई हो जाती है और गवर्नमेंट गिर जाती है। इस इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा चाइना ने उठाया। नेपाल इंडिया से नाराज़ हुआ तो उसने चाइना की तरफ देखना शुरू किया। चाइना ने इमीडिएटली ऑफर करना शुरू कर दिया, इन्वेस्टमेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक्सेस टू एक्सपोर्ट्स। चाइना ने नेपाल को बोला कि तुम इंडिया पे डिपेंडेंसी कम करो, हम तुम्हें नए ट्रेड रूट्स देंगे, बट ये हेल्प फ्री नहीं होती। चाइना का इन्फ्लुएंस नेपाल में तेज़ी से बढ़ने लगा और इंडिया के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक नाइटमेयर बन गया। और आखिरकार
नेपाल आज इस इकोनॉमिक क्राइसिस के पॉइंट पे पहुंचा है। नेपाल की गवर्नमेंट ने पैसे कमाए कम और खर्चा ज़्यादा किया। कोरोना पेंडेमिक ने टूरिज्म को, जो उनकी मेन इंडस्ट्री थी, फिनिश कर दिया। रिजल्ट क्या हुआ? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम हो गए कि वो सिर्फ 6 से 7 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रोल, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स सब इंपोर्ट करना पड़ता है। डॉलर नहीं है तो इंपोर्ट कहाँ से होगा? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। नेपाल के एजुकेटेड यूथ को अपने देश में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। वो लाखों की तादाद में दुबई, कतार, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। देश का फ्यूचर अपने ही देश को छोड़ रहे हैं और ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और गवर्नमेंट के पास कोई आइडिया नहीं है। कहानी का सबसे एक्सप्लोसिव चैप्टर शुरू हुआ सितंबर 4, 2025 को, जब नेपाल की सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जो आग बन गया। गवर्नमेंट ने 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, यूट्यूब और डिस्कॉर्ड को बैन किया। वजह बताई गई उनका लोकल रजिस्ट्रेशन ना होना, लेकिन यूथ ने इसे सेंसरशिप और अथॉरिटेरियनिज्म का सिंबल समझा। ये बैन उन प्लेटफॉर्म्स पर था जिनके जरिए नेपाल के यंग सिटीजन्स अपनी आवाज़ उठाते थे, अपने लीडर्स को अकाउंटेबिलिटी के लिए चैलेंज करते थे, और जब उनकी आवाज़ बंद की गई तो वो सड़कों पर उतर आए। सितंबर 8 को काठमांडू के मैतीगर मंडाला से लेकर पोखरा और बेरातनगर तक थाउजेंड्स ऑफ जनजी प्रोटेस्टर्स ने मार्च किया, स्कूल यूनिफॉर्म में, हाथ में बुक्स और प्लेकार्ड्स और दिल में एक नए नेपाल की उम्मीद। ये मूवमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं था, इसे लीड किया हामी नेपाल जैसे यूथ लेड एनजीओज ने, और फ्रंट पर आए सुदान गुरुंग जैसे ग्रासरूट लीडर्स। प्रोटेस्ट इनिशियली पीसफुल था, लेकिन जब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स ब्रीच हुआ तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने टीयर गैस, रबर बुलेट्स और वाटर कैनन्स का यूज़ किया। ट्रेजिकली 34 लोगों की जान चली गई और 1000 से ज़्यादा इंजर्ड हुए। फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु पौडेल और फॉरेन मिनिस्टर आरजू राणा तक प्रोटेस्टर्स के गुस्से का शिकार बने। सितंबर 9 को पीएम केपी शर्मा ओली ने रेजिग्नेशन दे दिया और आर्मी ने कंट्रोल ले लिया। सिंगा दरबार, सुप्रीम कोर्ट और शीतल निवास जैसे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को प्रोटेस्टर्स ने टारगेट किया। कर्फ्यू लग गया, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और प्रिजन्स तक स्टॉर्म किए गए। आर्मी चीफ ने डायलॉग की अपील की है, लेकिन ग्राउंड पर अभी भी टेंशन है। तो दोस्तों, नेपाल अब एक ऐसी क्रॉस रोड पर खड़ा है जहां एक गलत सेटअप पूरे देश के फ्यूचर को खराब कर सकता है। तो सोल्यूशन क्या है इस नेपाल की क्राइसिस का? सोल्यूशन सिंपल है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एक स्ट्रांग स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बना सके। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टूरिज्म को रिवाइव करना होगा, हाइड्रो पावर जैसे अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना होगा, और सबसे ज़रूरी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, मदेसीज और अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को मेन स्ट्रीम में लाना होगा, उनकी डिमांड सुननी होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? आपके हिसाब से नेपाल का असली सोल्यूशन क्या है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम ऐसी डिटेल्ड वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।